नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, ये वीडियोस उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपका जो एक सब्जेक्ट है सीडीपी, जिनको हम शिक्षण अभिरुचि कहते हैं, उनका जो वेटेज है वो 30 मार्क्स अर्थात 30 नंबर का है। और ये इसमें बहुत लोग जो ऐसे हैं जो लोग उस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से उनकी तैयारी नहीं की होती है इस वजह से। तो देखिए, आपका जो सीडीपी सब्जेक्ट है अर्थात जो शिक्षण अभिरुचि है वो सब्जेक्ट है, उसमें जितना भी आपका टॉपिक है उन सभी टॉपिक में से पर डे हम लोग 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। 20 क्वेश्चन मतलब 20 क्वेश्चन ऐसे लेकर आएंगे जो व्याख्यात्मक रूप से रहेगा। आपको उस पर टॉपिक का अच्छे से नॉलेज मिल पाएगा अगर एमसीक्यू के थ्रू करोगे तो। और वो जो 20 एमसीक्यू वो केवल और केवल 20 एमसीक्यू नहीं रहेगा, वो 50 एमसीक्यू से भी ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखिए, हम लोग व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे तो उस एक क्वेश्चन का किस प्रकार से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है और उसका आंसर क्या हो सकता है, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिल्कुल आप डेली बने रहिएगा और कोशिश करेंगे पर डे वीडियोस लाने की, और पर डे लाएंगे। जितने भी आपका जो टॉपिक रहेगा उसको अच्छे से आप पढ़ के रखिएगा। जो आपका सीडीपी सब्जेक्ट है उसमें का जितने भी टॉपिक है पर टॉपिक पे वीडियोस लेकर आएंगे। और इससे पहले जितने भी आप लोगों ने वीडियोस देखे उन सभी में से हम जो प्री डीलेड एंट्रेंस एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, केवल क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, जितना भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। जो आपका सिलेबस में है, जो आपका सीडीपी सिलेबस में जितने भी टॉपिक दिए हैं उसको पहले प्रत्येक टॉपिक पे 20-20 क्वेश्चन लाते हैं, उसको पढ़ करके अच्छे से तैयारी पहले उसको कर लेते हैं। हम जो अपना सीडीपी का जो विषय है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो जितने भी हम लोग एमसीक्यू है उसको भी अच्छे से करेंगे। और ये वीडियोस देखने से पहले आप लोग पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ट्राई कीजिएगा जो एमसीक्यू आएगा उसका सही आंसर देने का भी। और जो उस टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को थोड़े से पहले मैं व्याख्यान तरीके से अर्थात उस टॉपिक का आपको मतलब समझाऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू जो एमसीक्यू उस टॉपिक का होगा उसको करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो सीडीपी सब्जेक्ट है अर्थात जो आपका शिक्षण अभिरुचि का सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों के प्रति अभिवृद्धि। तो अब ये बच्चों के प्रति अभिवृद्धि क्या होता है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो बच्चों के प्रति अभिवृद्धि है उसका मतलब है बच्चों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थात उनका चहुमुखी विकास करना। अर्थात संपूर्ण जो उनका व्यक्तित्व का विकास है ना वो किस प्रकार से होता है ये जानना। और आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हो और एक टीचर को बच्चों की किस प्रकार से विकास करना है इसके बारे में इस टॉपिक में दिया गया है। आप एक टीचर होने के नाते आप बच्चों की किस प्रकार से विकास करते हो, कैसे पढ़ाते हो, कैसे लिखाते हो, किस प्रकार से उसको, ये सारे टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। तो इसको हम सबसे पहले एमसीक्यू टाइप से पढ़ लेते हैं। और अभिवृद्धि का मतलब होता है उसका विकास, उसको किस प्रकार से बढ़ रहा है बच्चा, इसको देखना और क्या क्या सीख रहा है, उनके गुण और दोषों को अच्छे से आपको जानना एक टीचर होने के नाते ये दिया गया है। और ये जो चैप्टर है वो सिचुएशन वाइज दिया गया है, आपको एक टीचर की तरह सोचने हैं। ठीक है, ये जो एमसीक्यू होगा उसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू कर लेते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप वहाँ पास खुद को रखिएगा, एक टीचर होने के नाते एक टीचर के रूप में सोचिएगा, तब इस एमसीक्यू को अच्छे से आप बना पाओगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग एमसीक्यू देख लेते हैं। तो चलिए, आज का जो क्लास रहने वाला है वो क्लास नंबर 4 रहने वाला है। और हम लोग जो पढ़ेंगे वो शिक्षण अभिरुचि जो आपका विषय है उसमें जो एक टॉपिक है सबसे पहला जो है वो बच्चों के प्रति अभिवृद्धि को पढ़ेंगे। ठीक है, और बच्चों के प्रति अभिवृद्धि क्या होता है मैंने पहले भी आपको समझा चुके हैं। और सबसे पहला इसी पे हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन को देख लीजिए क्या है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसका उत्तर देने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हो सके तो आप वीडियो को स्किप कर लीजिएगा और उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सत्य कथन है, तो इसमें सत्य कथन क्या है वो बताना है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अब जितने भी क्वेश्चन अब आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम में वो अब इसी सत्य और असत्य कूट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और आप जब भी क्वेश्चन देखिएगा ना तो क्वेश्चन देखिएगा हमेशा लंबा रहेगा और उसका आंसर भी एकदम लॉन्ग में रहेगा। अब जो शॉर्ट में पहले ही जैसा क्वेश्चन आता था एक शब्द में प्रश्न का उत्तर दो वाली, अब वैसा नहीं आने वाला। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन में सत्य कथन है, अर्थात इसमें जो सत्य क्या है उसको आपको बताना है। तो सबसे पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए, देखिए तीव्र प्रेरक की तीव्र व्यवहार को जन्म देता है। ऑप्शन नंबर बी, बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करता है। ऑप्शन नंबर सी, बालक का व्यवहार उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, बालक के व्यवहार परिस्थिति जन्य हो सकता है। तो इसमें सत्य कथन क्या है ये देखिए, अगर इसको काटते हुए चलेंगे तो किस प्रकार से बनाओगे। बालक का व्यवहार परिस्थिति जन्य होता है, ये बताओ एक छोटा सा बालक रहेगा वो क्या परिस्थिति के अनुसार अपना व्यवहार करेगा क्या। तो ऑप्शन इसका डी जो हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है, बालक का व्यवहार उत्पन्न होने के कारण अनेक हो सकते हैं, अनेक कारण उत्पन्न हो सकते हैं। चलिए एक बार ये हो सकता है एक बार इसको रुक जाते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कहता है,
बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करता है, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, नंबर ए क्या कहता है देखिए, तीव्र प्रेरक की तीव्र व्यवहार को जन्म देता है। तीव्र प्रेरक तीव्र व्यवहार को जन्म देता है, बच्चे ऐसा कुछ छांट करके या उचित समय पे व्यवहार नहीं करता। तो इन दोनों में से उचित आंसर क्या हो जाएगा, दो कट गया, अब दो बचा है, तो इसमें उचित जो आंसर है उसको देखेंगे। तो इन दोनों में से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो इन दोनों में से अगर कि ना उपयुक्त आंसर बोला जाना तो ऑप्शन नंबर बी, बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करते हैं। ये देखिएगा, देखे होंगे आप लोगों ने, अगर आपके घर में बच्चा होगा तो वो एक बच्चा जो आदत सीखी हुई थी, जो चीज़ करने को सीखी हुई थी, उसी को बार बार दोहराता है, तो ये ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, और एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है देखिए, एक शब्द में आंसर देने वाली बात है। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा का विषय किस सूची में शामिल है, अर्थात भारतीय संविधान में जो शिक्षा का विषय जो है ना वो किस सूची में शामिल है वो बताना है। एक वन वर्ड का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केंद्र सूची, ऑप्शन नंबर बी संघ सूची, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो वैसे ही कट जाएगा। एक बात आप लोग और भी जान लो कि अब जितने भी वन वर्ड के अब क्वेश्चन जो आएंगे ना वो सीधा फैक्ट बेस्ड रहेगा। ठीक है, आप कोई भी अपना लॉजिक नहीं लगा सकते, ये फैक्ट के बेस्ड में रहेगा, और जो आपका लॉजिक रहेगा वो लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन है क्या कहता है, केंद्र सूची, अर्थात ये है कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो अपना जो कानून बनाता है वो केंद्र सूची के अंतर्गत रहता है। अगर संघ सूची की बात करोगे ना तो संघ सूची अर्थात जो राज्य है ना वो अपना कानून बनाता है। ठीक है, और तीसरा जो आता है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस पे कानून बना सकता है। तो इसमें भारतीय संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है, तो इसका जो उपयुक्त आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। आप लोगों ने देखा होगा कि जो शिक्षा का जो व्यवस्था है वो राज्य सरकार भी करता है और केंद्र सरकार भी करता है, इसलिए समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा का जो विषय है वो आएगा। तो उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 3 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। बालकों को शिक्षा दिए जाने वाले प्रलोभन वास्तव में उन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ऐसी कौन सी शिक्षा दिया जाता है जिन पर उनको हानिकारक प्रभाव डालता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए, जब प्रलोभन को एक साधन ना मानकर लक्ष्य मान लिया जाता है। ऑप्शन बी, जब प्रलोभन छात्र में स्वार्थपरकता को जन्म देता है। ऑप्शन सी, जब प्रलोभन शैक्षिक आवश्यकताओं को नष्ट कर देता है। या ऑप्शन डी, जब प्रलोभन छात्र व्यवहार में अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, अगर प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया हो तो क्या उसका आंसर होगा ये बताइए। देखिए, जब एक बालक को शिक्षा प्रदान दिया किया जाता है, ठीक है, तो उसको शिक्षा देने से पहले उनको कोई प्रलोभन दिया जाता है, अर्थात ये कि तुम अगर कहीं पढ़ोगे तो तुमको ये मिलेगा, तुम अगर करोगे तो तुमको चॉकलेट मिलेगा या कुछ और मिलेगा, ऐसे प्रलोभन दिया जाता है। तो उस पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है ये बताइए। तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ना वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब प्रलोभन को एक साधन ना मानकर लक्ष्य मान लिया जाता है। अगर एक बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हो, एक आध बार आप उनको प्रलोभन दे दिए कि आप पढ़ोगे, ये टॉपिक कंप्लीट करोगे, क्वेश्चन आंसर कर लोगे, तो आपको चॉकलेट दिया जाएगा या कुछ और दिया जाएगा। लेकिन जब भी वो पढ़ने को बैठे तो अब आप बार बार वही कर रहे हो, लक्ष्य बना लिए उनको, तो ये तो उन पर हानिकारक प्रभाव डालेगा। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 क्या कहता है उसको देख लीजिए। सबसे पहला, बालकों में दंड विधान की कौन सी ऐसी निर्णायक स्थिति है जो कि बालकों को अधिगम की ओर उन्मुख करना हमारा लक्ष्य है। अब आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना ऐसी थोड़े से क्लिष्ट वर्ड आएगा। ठीक है, जो सीडीपी से रिलेटेड शब्द जो होंगे ना उसी प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ये निर्णायक, जैसे निर्णय लेना, उसी प्रकार का अधिगम आएगा, अधिगम का मतलब सीखना है। तो अलग अलग ऐसी वर्ड आएगा, वर्ड को आपको पहचानना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को अगर आपको सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँ ना, तो जैसे कि एक टीचर होता है वो बालकों को दंड या मार के डर से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है ना। तो ऐसी कौन सी निर्णायक स्थिति होगा, ऐसी कंडीशन होगा जो उनको सीखने के लिए आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है उसको देख लीजिए। सबसे पहला, दंड विधान बालकों की त्रुटि के निराकरण में मदद करे किंतु उनके सही उत्तरों का पुनर्विलोकन करे। ऑप्शन नंबर बी, दंड विधान बालक को अधिकाधिक अधिगम को प्रेरित करे। ऑप्शन सी, दंड विधान बालक में भय मुक्त अधिगम को जन्म दे। ऑप्शन डी, दंड विधान बालक में अधिगम शिथिलता को उत्पन्न करे। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो देखिए, दंड विधान बालक की त्रुटियों के निराकरण में मदद करे किंतु उनको सही उत्तरों को पुनर्विलोकन करे। देखिए,
आप मार के डर से बच्चे को अच्छे से समझा सकते हो, लेकिन डराना तभी तक सही है जब तक वो बच्चा सही रास्ते पर चले, अर्थात तो सही उत्तरों को पहचान सके। तो इसलिए वहाँ तक की सिर्फ डराना है आपको, ये क्वेश्चन के अनुसार हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता में आपको मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है, ये आरटीई में बोला गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ लीजिए, क्या कहता है देखिएगा ध्यानपूर्वक। यदि आप छात्र व्यवहार को पुरस्कार द्वारा पुनर्लित करना चाहते हैं तो उसका उपाय है। अर्थात ये है कि अगर आप कोई छात्र है उसके व्यवहार को पुरस्कृत द्वारा उनको पुनर्लित अर्थात उनको बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसका क्या उपाय है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार छात्र के उत्तम व्यवहार के तत्काल बाद प्रदान किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, पुरस्कार छात्र के उत्तम व्यवहार से पूर्व प्रदान किए जाने चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार छात्र को सत्रांत में प्रदान किए जाने चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कार द्वारा छात्र को केवल ढांढस बंधाए जाएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसको काटते हुए देखते हैं क्या सही हो सकता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहला देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार छात्र के उत्तम व्यवहार के तत्काल बाद प्रदान किए जाने चाहिए। हाँ, इसको उसके बाद किए जा सकता है, ये पॉजिटिव है। ऑप्शन बी क्या कहता है, पुरस्कार छात्र के उत्तम व्यवहार के पूर्व। तो आप ये बताइए कि आप किसी को पुरस्कार क्या उसके व्यवहार के पूर्व दोगे या उस काम को करने से पहले दोगे, क्या नहीं दोगे ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, पुरस्कार छात्र के सत्रांत में प्रदान करने चाहिए। अर्थात वो व्यवहार कर रहा है तो उसके बीच में ही उसको पुरस्कार दे दोगे क्या। तो पुरस्कार तो यूँ होता है ना कि आपके परफॉर्मेंस या आपके जो प्रदर्शन है, आपके व्यवहार है, उसके बाद प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देखिए, पुरस्कार द्वारा छात्र को केवल ढांढस, ये ढांढस वाली बात तो नेगेटिव वैसी है, तो ये भी कट जाएगा। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त आंसर ये हो जाएगा। पुरस्कार छात्र के उत्तम व्यवहार के तत्काल बाद प्रदान किए जाने चाहिए, और ये सही भी होगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है, इसको देख लीजिए। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतया आधारित होता है। अर्थात आप देखोगे कि आपकी कक्षा में पृथक पृथक अलग अलग जाति के बच्चे समूह होंगे। ठीक है, तो उनकी जो अभिवृद्धि है, ठीक है, उनकी जो क्षमताएं हैं वो साधारणतः किस पर आधारित होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन नंबर ए, उनके अभिभावकों की अभिवृद्धि पर। ऑप्शन नंबर बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृद्धि पर। या ऑप्शन नंबर सी, दूरदर्शन की प्रभाव। या ऑप्शन नंबर डी, उनके सहोदरों की अभिवृद्धि पर। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अगर अलग अलग प्रकार की आपके कक्षा में समजाति के बच्चे हैं तो उनकी अभिवृद्धि अर्थात उनका जो आदत व्यवहार है या उनके सीखने का तरीका किस पर निर्भर करेगी। तो उपयुक्त जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, ये बताइए। तो इसको चलिए काटते हुए जाते हैं। सबसे पहला, उनके सहोदरों की अभिवृद्धि पर, मतलब उनके जो साथी उनकी अभिवृद्धि उनके सीखने पर, ये तो नहीं होगा। दूरदर्शन का प्रभाव, ये तो नहीं होगा। उसके अलावा देखिए, उन पर समकक्षियों की अभिवृद्धि अर्थात आपके जो क्लास में बच्चे होंगे उसके आधार पर, नहीं, वे जो बच्चे सीखते हैं, ठीक है, तो वो अधिकतर जो देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, उनके अभिभावकों की अभिवृद्धि पर। मतलब अभिभावक की जिस प्रकार से उनका माहौल होगा, उनका जो पारिवारिक नेचर होगा, उस प्रकार से जो बच्चे हैं वो सीख पाएंगे, प्रति बच्चे। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 7 क्या कहता है, विद्यार्थियों की अभिवृद्धि में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। अर्थात प्रश्न पे अगर नहीं करना चाहिए तो ये बात याद ही रखिएगा, अगर प्रश्न निगेटिव है तो इसका आंसर भी आपको निगेटिव लेने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, दबाव से किसी भी बात या विचार के लिए राजी करना। ऑप्शन नंबर बी, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। या ऑप्शन नंबर सी, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। या ऑप्शन नंबर डी, संदेश के साथ सहचर्या स्थापित करना। तो अगर ये नहीं बोला है इसका मतलब आपको निगेटिव आंसर ही लेना है। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, संदेश के साथ सहचर्या स्थापित करना, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन देना, ये भी पॉजिटिव है तो नहीं होगा ये भी। ठीक है, उसके बाद किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी नहीं होगा। तो देखिए इसका जो निगेटिव आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, दबाव से किसी भी बात या विचार के लिए राजी करना। अर्थात आप किसी भी बच्चों को दबावपूर्ण राजी नहीं कर सकते। तो इसका जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ लीजिए, क्या कहता है ये ध्यानपूर्वक देखिएगा। एक सशक्त विद्यालय अपनी शिक्षण में निम्नलिखित योग्यताओं में से सर्वाधिक बढ़ावा देगा। अगर आप एक शिक्षक हो तो अपनी शिक्षण प्रणाली में, ठीक है, आप पढ़ाने के तरीके में किसको सबसे ज़्यादा आप बढ़ावा दोगे। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, स्मृति। या ऑप्शन नंबर डी, अनुशासित प्रभाव। तो आप
एक शिक्षक होने के नाते किस चीज़ को सबसे ज़्यादा आप बढ़ावा दोगे, किसको बढ़ावा दोगे आप लोग ये बताओ। चलिए तो फिर इसको भी काटते हुए चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, देखिए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को बढ़ावा दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर बी परीक्षण करने की प्रवृत्ति, हर कोई को परीक्षण करने की प्रवृत्ति को नहीं बढ़ावा दे सकते। और ऑप्शन नंबर सी देखिए स्मृति, स्मृति मतलब रटना, याद रखना, बार बार याद करने वाली बात को नहीं रटा सकते आप। और ऑप्शन नंबर डी अनुशासित प्रभाव, बार बार अनुशासन का ढांढा सब तो दे ही नहीं सकते। तो सर्वाधिक इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को ना एक टीचर होने के नाते आप बढ़ावा दे सकते हो। इससे क्या होगा, जो बच्चे रहेंगे ना वो सीखने के लिए बढ़ेगा, लेकिन सकारात्मक प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृद्धि को बढ़ावा देना है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे, अगर आपकी क्लास में कोई एक विद्यार्थी है जिसकी प्रवृत्ति अर्थात उनकी आदत को आप बदलना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन को देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों के साथ कड़ाई से पेश आना होगा। ऑप्शन नंबर बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उसे न जानने योग्य दूरी रखने के लिए कहना होगा। ऑप्शन नंबर सी उसके समूह के सभी सदस्य की प्रवृत्ति बदलनी होगी। या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको भी काटते हुए चलते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित प्रेरित आप कर सकते हो, लेकिन पढ़ने है तो वो बच्चे को आप तो रेगुलर ही प्रेरित कर रहे होगे ना, फिर भी अगर उनकी आदत नहीं मान रहा है तो आपको क्या करना होगा, कुछ और करना होगा, प्रेरित बार बार आप नहीं करोगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलनी होगी। अर्थात ये है कि अगर वो जिस ग्रुप में है वो बच्चा जिसकी प्रवृत्ति को आप बदलना चाहते हो उस पूरे समूह अर्थात उनके दोस्त होंगे उन सभी के समूह को बदलना होगा। तो ये एक बार प्रकार से पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन आगे देखते हैं और कोई पॉजिटिव मिले तो। कक्षा के अन्य विद्यार्थी को उनको ना जानने योग्य, निगेटिव हमको बिल्कुल भी नहीं लेना है इसमें, तो ये तो नहीं होगा। उसके अलावा देखिए ऑप्शन है विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश तो आप आओगे ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। उसके सारे सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलोगे तो ऑटोमेटिक वो भी बदल जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। 10 क्या कहता है, इस टॉपिक का मुख्य प्रश्न है अभिवृद्धि है, अर्थात अभिवृद्धि को क्या कहते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन को देख लीजिएगा, ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा आप भी, ठीक है। सबसे पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंद की या नापसंद की के रूप में प्रतिक्रिया करती है। या ऑप्शन बी एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान कौशल को सिखाया जा सकता है। या ऑप्शन नंबर सी व्यक्ति की अंगीभूत दक्षता जो कि विशिष्ट प्रकार की हो। या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो उपयुक्त आंसर है वो क्या हो जाएगा, अभिवृद्धि क्या है आपको ये बताना। तो अभिवृद्धि का जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कैसे, तो देखिए एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंद के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो अभिवृद्धि देखिए, अभिवृद्धि का साफ साफ मैं सरलतम रूप से आपको बताऊँ ना तो ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद करते हो या नापसंद करते हो, अर्थात अगर पसंद करते हो तो उसको बढ़ावा देना और ना करते हो तो नहीं, आपकी रुचि को ही अभिवृद्धि कहा जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। शिक्षार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है। ऐसी कौन सी विधि है जो आपकी अभिरुचि और अभिक्षमता के बारे में विश्वसनीय निष्कर्ष देता है, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर बी अंतर्निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर सी प्रयोगात्मक विधि। या ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही। इसमें से क्या करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए कोई भी शिक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी है तो उनकी अभिरुचि और उसकी अभिक्षमता का निष्कर्ष तक की पहुंचने के लिए आप वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी कर सकते हो, अंतर्निरीक्षण परीक्षण भी कर सकते हो या प्रयोगात्मक परीक्षण भी कर सकते हो। मतलब इसका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। और आपको एक बात बता दूं, अगर आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें उपयुक्त सभी का विकल्प आता है तो अधिकतर 99% वही सही होता है, इसलिए आपको उपयुक्त सभी की ओर जाना होगा, ठीक है। क्रमांक 12 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 क्या कहता है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की अभिरुचियां ज्ञात होना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हो और एक शिक्षक होने के नाते आप विद्यार्थी की उनकी अभिरुचि अर्थात उनकी रुचि क्या है, उनकी जो स्किल वो किस में है, किस में वो जाना चाहता है, इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उसका सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए
बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी, बालक के पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। या ऑप्शन नंबर सी, बालक को विद्यालय विषय में उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है। या ऑप्शन नंबर डी, बालक को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने में सहायता मिलती है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? देखिए, आपको पढ़ाते इसलिए नहीं हो कि उनको अगली कक्षा में उनको प्रोन्नति दो, अर्थात आगे बढ़ा दो, सिर्फ आपका काम ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर सी, बालकों को विद्यालयी विषय में उत्तीर्ण उत्तीर्ण करना आपका काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण करना ये एक टीचर का दायित्व नहीं है। उसके अलावा ऑप्शन बी देखिए, बालक को पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। पथ प्रदर्शन करना ये सही हो सकता है। पथ प्रदर्शन करना का मतलब ये होता है उसको आगे क्या उसके लिए सही हो सकता है, वो भविष्य में क्या बनना चाहता है, इसके लिए आप उसको मार्गदर्शन कर सकते हो। पथ प्रदर्शन मतलब मार्गदर्शन देना। ऑप्शन ए देखिए, बालकों को व्यक्तित्व को समझने में शायद सिर्फ व्यक्तित्व को समझकर क्या उनके पथ प्रदर्शन में ज़्यादा उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए भी सही है, लेकिन ज़्यादा उपयुक्त देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसलिए इसको आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए क्या कहता है। एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? अगर आप एक टीचर हो तो एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को पढ़ाते हो, ठीक है, लेकिन पढ़ाने के अलावा और आपको कौन सी प्रकार की किस प्रकार की उनको ज्ञान देना चाहिए, इसको बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए क्या कहता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, विपरीत परिस्थितियों में संयम एवं संतुलन न खोना, ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, समय का सदुपयोग करना, ये भी ठीक है। या ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो देखिए, आप बच्चों को ज्ञान दोगे, ज्ञान के अलावा और क्या करोगे? तो देखिए, इसका लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करना, ये आप सिखाओगे ही। विपरीत परिस्थिति में संयम को नहीं खोना है, ये भी आप बताओगे। समय का सदुपयोग करना चाहिए, ये भी आप बताओगे बच्चों को। तो उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि अगर सभी वाली ऑप्शन है तो सबको ही लेना है आपको। चलिए, तो प्रश्न क्रमांक 14 पढ़ते हैं। 14 क्या कहता है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए 14 क्या कहता है, कक्षा अध्यापन के दौरान अध्यापक को विद्यार्थियों को किस ओर ले जाना चाहिए? अगर आप एक शिक्षक हो तो शिक्षक होने के नाते आप बच्चों को किस ओर ले जाओगे? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सबसे पहला देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, अज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। या ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। तो किस ओर आपको ले जाना चाहिए? अगर इसको एलिमिनेशन से बनाओगे ना तो आप लोग जो गलती करते हो, सबसे ज़्यादा गलती करते हो, उसको बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, ये अधिकतर लोग गलत कर देते हैं। तो दो क्वेश्चन तो आप लोग काट लोगे, जो दो ऑप्शन है उसको काट लोगे। अब क्या काट लोगे? सबसे पहला ऑप्शन नंबर सी, ज्ञात से ज्ञात की ओर, ये तो नहीं ले जाओगे। ठीक है, उसके अलावा एक और जो है वो काट लोगे, ऑप्शन नंबर बी को भी काट लोगे कि अज्ञात से अज्ञात की ओर तो भी नहीं जाएगा। अब दो क्वेश्चन जो आता है जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज क्रिएट करता है, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना। और एक जो कहता है ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना। और अधिकतर लोग जो मारेंगे ना वो अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाना वाली मार देंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन है वो मैं बता दूं ये भी गलत है। और लेकिन इसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। करता हूँ, सबसे पहला देखिए ऑप्शन नंबर डी गलत कैसे होगा ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अज्ञात से ज्ञात की ओर, आप ये बताओ सबसे पहले मेरे को, अगर कोई बच्चा कुछ जानता है किसी विषय के बारे में या कोई टॉपिक के बारे में जानता है, तो आप बताओ कि जो अज्ञात है जिसको वो नहीं जानता, तो अज्ञात से ज्ञात की ओर आप ले जा रहे हो, मतलब जो टॉपिक को जानता है उसी को आप दोबारा उसको पढ़ा रहे हो, तो फिर वो जो विधि है क्या वो सही होगा? नहीं होगा ना। तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। कैसे सही, इसको भी आपको बता देता हूँ। ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा कोई टॉपिक कोई विषय के बारे में जानता है तो उसको आप ना बता करके कोई ऐसा विषय के बारे में उसको आप बता रहे हो जो उस विषय के बारे में वो बच्चा जो है वो अज्ञात है, नहीं जानता है। जो चीज़ बच्चा विद्यार्थी आपके नहीं जानता है उसे बताओगे तब वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, लाभदायक होगा, वो उसको समझ में आएगा या उस चीज़ को वो समझने की कोशिश करेगा जो बच्चा पहले से ही जानता है। तो वो समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, उनको बोरिंग भी लगेगा और पढ़ने का इच्छा भी नहीं करेगी। इसलिए जो उपयुक्त इसका आंसर है, विधि जो है वो आएगा कि आपको ज्ञात से अज्ञात की ओर लेकर के जाना है बच्चा जो है उसको। तो ये उसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पढ़ लीजिए क्या कहता है। बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि चयन करोगे? मतलब आप कौन सी विधि का चयन करोगे जो बच्चों की रुचि को बनाए रखेगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, बच्चों को पढ़कर आने को कहना और प्रश्न पूछना। और ऑप्शन नंबर बी, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को भी बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी,
बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या होगा? चलिए काटते हुए इसको भी चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को पढ़कर आने को कहना। तो भैया बच्चों को पढ़कर आने के लिए क्यों कहेंगे? मतलब आप उसको रटन पद्धति को बढ़ा दे रहे हो क्या? नहीं ना। तो ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए क्या कहता है, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। आप ये बताओ, एक टीचर होकर के आप खुद गतिविधि करोगे लेकिन बच्चों को सिर्फ आप बताओगे, उसको शामिल नहीं करोगे क्या? तो ये भी गलत हो जाएगा। आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, ठीक है, एक बार शामिल कर सकते हो, लेकिन चौथा क्या कहता है, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो ये भी सही है। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ये इसका उपयुक्त में ज़्यादा सही बैठता है, क्योंकि अगर बच्चा स्वयं करेगा गतिविधि तो ज़्यादा अच्छे से तरीके से सीख पाएगा। तो इसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए बीच बीच में एक शिक्षक को क्या करने चाहिए? अर्थात अगर बच्चों की रुचि बनाए रखना चाहते हो कक्षा में, तो बीच बीच में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको बताना है। सबसे पहला, श्याम पट्ट का प्रयोग करेंगे। श्याम पट्ट का मतलब होता है ब्लैक बोर्ड जो आपके क्लास में होता है उसका यूज़ करना। ऑप्शन नंबर बी है चर्चा करना। ऑप्शन नंबर सी है कहानी कहना। ऑप्शन नंबर डी है प्रश्न पूछना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा, आप ये बताइए। अगर प्रश्न को अच्छे से समझ गए हो तो ये देख लीजिए कि अगर आप कक्षा में हो और कक्षा में बच्चे को पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के दौरान आपको बीच बीच में क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए क्या आपको? तो नहीं, श्यामपट्ट का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए, उपयुक्त है, लेकिन उपयुक्त आंसर हमको ढूंढना है। उसके अलावा देखिए, क्या आपको चर्चा करना चाहिए? आप पढ़ाने के दौरान तो पूरे के पूरे चर्चा ही कर रहे हो ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। कहानी कहना चाहिए। कहानी पढ़ाने से पहले कहते हो तो उपयुक्त होता इस प्रश्न के अनुसार, लेकिन ये नहीं, प्रश्न पूछना चाहिए, ये इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा। इसको मैं थोड़े से समझा देता हूँ आपको। देखिए, अगर आप पढ़ाने के दौरान बच्चों को ध्यान आकर्षित करना चाहते हो तो बीच बीच में अगर आप बीच में क्वेश्चन पूछ देते हो किसी से भी, तो सब बच्चों का ध्यान आकर्षित हो जाता है। वजह क्यों? क्योंकि कहीं हमसे भी प्रश्न ना पूछ दे, इसलिए बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको समझने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना, इस प्रश्न के अनुसार। चलिए प्रश्न 17 देख लीजिए क्या कहता है। निम्न में से कौन सी रुचि के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है मतलब आपको निगेटिव लेना है। ये जब प्रश्न निगेटिव है तो आपको निगेटिव आंसर भी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए देख लीजिए, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। ऑप्शन बी, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। ऑप्शन सी, रुचियाँ योग्यताओं और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती। ऑप्शन डी, रुचियाँ व्यवहार और आकर्षण एवं विकर्षण से संबंधित प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका निगेटिव पॉइंट्स क्या हो जाएगा? तो देखिए, असत्य जो है उसको छांटना है, तो हम काटते हुए चलेंगे। सबसे पहला देखिए ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के संभव प्रतिबिंब नहीं है। ये जो ऑप्शन है वो तो सही हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी, रुचियाँ योग्यता और अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं है। आप ये बताइए, अगर आपकी रुचि एरोनॉटिकल अर्थात प्लेन चलाने में है, लेकिन आप 12वीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी रुचियाँ तो उसमें है लेकिन आपकी योग्यता अभी उस लायक नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर सही हो जाएगा और ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है, ये भी सही है, आपकी रुचि समय के अनुसार बदलती ही रहती है। लेकिन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट होगा? तो देखिए, रुचियाँ जन्मजात, तो मैं आपको बता दूं रुचियाँ जन्मजात कभी नहीं होती। आप मेरे को ये बताइए, क्या आपने जन्म लेते ही साथ ये डिसाइड कर लेते कि आप टीचर बनेंगे या आप डॉक्टर बनेंगे? नहीं डिसाइड किए थे ना। हाँ, बल्कि अर्जित किए जा सकते हैं, लेकिन हमको क्या लेना है? सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सत्य नहीं है, रुचियाँ जन्मजात बिल्कुल भी नहीं होती। चलिए प्रश्न 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उत्तर दीजिएगा। समान आयु के बच्चे में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होती है। इस संदर्भ में विद्यालय की भूमिका क्या होगी? अर्थात साफ साफ ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपके विद्यालय में अलग अलग प्रकार के बच्चे आते हैं, वो चाहे कद में छोटा बड़ा हो, आकृति में छोटा बड़ा हो, या रुचि में अलग अलग हो, या बात अलग अलग अंतर बहुत सारी होती है ना बच्चों में। तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, आपके विद्यालय की भूमिका क्या होनी चाहिए, ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए, सुनिश्चित करना कि शिक्षक मनोवृत्ति निर्देश और पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करें। ऑप्शन बी, सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों का विकास एक ही प्रकार से हो। ऑप्शन नंबर सी, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। या ऑप्शन डी, बच्चों की आकलन के लिए नियामक मानक स्थापित करना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे? देखिए, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार विकास के अवसर मिले, अर्थात कोई भी बच्चा है उसको उसके अनुसार ही उसको विकास के अवसर मिलने चाहिए। तो उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है, देखिए,
जीवन की प्रारंभिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा कारक छात्रों की समायोजन एवं सुरक्षा को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, बालक के घर के मनोवैज्ञानिक वातावरण। ऑप्शन नंबर बी, बालक की माता पिता का पालन पोषण। या ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, बालकों के घर की संस्कृति। या ऑप्शन नंबर डी, बालकों में माता पिता के अनुशासन के अनुकरण की भावना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो 19 का जो उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालकों के घर में मनोवैज्ञानिक वातावरण। अर्थात बच्चे तभी अच्छे से सीख पाएंगे जब उसके घर का जो वातावरण है वो अच्छे से रहेगा। अगर अच्छा वातावरण है रहेगा, पढ़ने लिखने वाला वातावरण रहेगा, तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे और वातावरण में ढलेंगे भी। तो इसका उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 20 देख लीजिए, विद्यालय में खेल का आयोजन का उद्देश्य। अगर आपके विद्यालय में खेल होते हैं तो खेल का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, छात्र छात्राओं को किसी कार्य में लगाना। ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगिता खेल के लिए तैयार करना। या ऑप्शन नंबर सी, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना। या ऑप्शन नंबर डी, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। तो इसका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर इसका उपयुक्त आंसर बोलिएगा तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त आंसर हो जाएगा, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। क्योंकि देखिए, हष्ट पुष्ट करना अगर सर्वांगीण विकास में ये भी कूद आ जाता है, ठीक है। प्रतियोगित खेल के तैयार करना सर्वांगीण विकास के अंतर्गत ये भी आएगा, उसका विकास होगा। छात्र छात्राओं को किसी कार्य के लिए लगना, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, इसको ऐसे भी नहीं लेना। तो उपयुक्त आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसी प्रकार की और भी वीडियोस हम हमेशा लाते रहेंगे, और आप अगर किसी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको प्री डी एल एड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी अच्छे से हो सके।